हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइज क्लास में आप लोग का स्वागत है। और मैं प्रभात रंजन सर आज से हिस्ट्री का, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज शुरू करेंगे। किसका पीवाईक्यू सीरीज? यूपीएससी यानी तथाकथित आईएएस का पीवाईक्यू सीरीज। और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कराएंगे, पीवाईक्यू तो हर बच्चों के पास होता है, हम उसका एनालिसिस कराएंगे। और एनालिसिस ऐसे कराएंगे जो कहानी टाइप कहे जाते हैं, ताकि कहानियों के माध्यम से आपको समझ में आए। और एनालिसिस ऐसे भी कराया जाता है, और हम लोग इसलिए कराएंगे ताकि उसके आधार पे कोई भी प्रश्न अदर आए तो आप उस प्रश्न को टेकल कर सके। चलिए, बातें बीच बीच में करते रहेंगे। पहले हम लोग आते हैं क्या है, मॉडर्न इंडिया पे आते हैं। हाँ सबसे पहले हम लोग सिलेबस को ब्रीफ कर लेते हैं। सिलेबस क्या है भाई? ये देखिए सिलेबस है। पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन, पहला हुआ यूरोपीय कंपनी का आगमन हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन। यूरोपीय कंपनी में कौन कौन? पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बाकी सब चलेगा यहां से, तो ब्रिटिश कंपनी रह गई, तो उसका एक्सपेंशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है 57 से पहले। उसके बाद इकोनॉमिकल पॉलिसी यानी आर्थिक नीति जो होती है वो है ब्रिटिश कंपनी की, वो पढ़नी है। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, यानी प्रभाव, ब्रिटिश प्रशासनिक का प्रभाव पढ़ना है हम लोग को। और रिवोल्ट ऑफ 1857 को नहीं जानता। उसके बाद है 57 के बाद जो प्रशासनिक में परिवर्तन आ रहे हैं, प्रशासन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो पढ़ना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ना है, और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ना है हम लोग को। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस पढ़ना है। सोशल रिलीजन्स रिफॉर्म पढ़ना है। सामाजिक आर्थिक सुधार, पुनर्जागरण का जो भारत में दौर चला वो भी पढ़ना है। पर्सनालिटीज, जितने फेमस पर्सनालिटीज है, वो महात्मा गांधी हो, लाजपत राय हो, तिलक हो, जिन्ना हो, सबके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पीजेंट मूवमेंट पढ़ना है, ट्राइबल मूवमेंट पढ़ना है, और अदर मूवमेंट है ये भी पढ़ना है हम लोग को। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पढ़ना है, राष्ट्रवाद। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से? 5 से 18 तक पढ़ना है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट 2 चरण में होते हैं, एक 5 से 18 तक, एक 18 से 29 तक, और तीसरा जो चरण होगा वो आजादी दिला देगा 30 से 47 तक। और गवर्नर जनरल्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं, वायसराय बनते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और इन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, आजादी के बाद और आजादी के पहले जो शुरू हुई संविधान बनाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में पढ़ना है। ये सिलेबस है, ये ब्रीफ सिलेबस है। चलिए देखते हैं आगे। आपको सिलेबस और आएगा, और पूरी वीडियो मोड में है। देखिए वीडियो मोड में, और पूरी उसी चीज को यहाँ पे एक्सपेंस कर दिया गया है, फैलाव है सिलेबस का, ये पूरा देख लीजिए। हमने बोला था इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिम्मेदारी रेतवारी, पूरी से का फैलाव है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सिलेबस को देख लेंगे। हम इतना विस्तार से नहीं बताएंगे सिलेबस, एकदम संक्षिप्त सिलेबस आपको हम बता चुके हैं। चलिए उसके बाद देखिए एकदम वीडियो चलता रहेगा वीडियो मोड में, ताकि क्या आप लोगों को मजा आए। पहला जो प्रश्न आ गया वो है, हम लोग पहला टॉपिक क्या था? यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो फर्स्ट प्रश्न ही आ गया आपके सामने कि मध्यकालीन, सर कहेंगे कि अभी आप बोले हैं मॉडर्न इंडिया, और प्रश्न में लिख रहे हैं क्या? मध्यकाल भारत। तो क्या करेंगे? तो मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित, कलर चेंज कर ले, इसका कलर हम कर लेते हैं, ये लीजिए आप लोग के लिए कलर। भारत के निम्नलिखित शासकों में किसने पुर्तगालियों को भटकल, ये भटकल का दुर्ग था, ये किला बनाने की अनुमति दी थी? जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ इंडिया में, तो उसमें शासन किसका था? कौन सा चल रहा था? मध्यकाल का शासन चल रहा था। उस समय मुगल काल ऊपर थे, दक्षिण भारत में कौन थे? हमारे विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, इसीलिए मध्यकाल लिखा गया प्रश्न में।
और 1707 के बाद को कहा जाता है आधुनिक भारत का इंडिया। तो प्रश्न क्या है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडावल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड ए फोर्ट ऑफ द भटकल पोर्ट। ऑप्शन क्या क्या है, कृष्णदेवराय, नरसिंह सुलवा, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह। सबसे पहले जानेंगे कि हम यूरोपीय कंपनी का आगमन जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले जानेंगे पुर्तगाली के बारे में। प्रश्न के आंसर को छोड़ दीजिए, आंसर बता देंगे। पहले ये जानेंगे कि पुर्तगीज कंपनी चाहे यूरोपीय कंपनी जब आई क्यों आई इंडिया। क्या ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं होते थे, कौन सी घटना घटी जिसके कारण यहां पे कंपनियां व्यापार करने आई, और खासकर यूरोपीय कंपनियां। यानी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों, आकस्मिक घटना तो है नहीं, इसके पहले व्यापार होता था। जैसे मध्यकाल में देखेंगे जो व्यापार जो होते थे मध्यकाल में यूनानियों के साथ होते थे। पहली बार व्यापार तो करना नहीं हमको, यूनानी व्यापार करते थे यहाँ पे। मगर कौन सी घटना घटी जो मध्यकाल में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, यूरोप के साथ जो व्यापार करते थे अनेक मार्गों से होते थे, और खासकर यूनानी भी करते थे। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग कौन करता था, एशिया बेल्ट में। जब भारत के नक्शे पे आएंगे तो हम लोग एशिया में हैं, आएगा फिगर भी आएगा, एशिया में हम लोग हैं। तो एशिया में व्यापार कौन करता था, तो अरब व्यापारी करते थे, और साथ में कौन करते थे, यहाँ के जहाज वाले, जो नाविक होते थे जहाज वाले करते थे। प्लस और कौन करता था, तो भूमध्य सागर क्षेत्र पे वेनिस, याद होगा इटली का शहर था वेनिस, वेनिस के नाव के द्वारा व्यापार किया जाता था। ऐसा तो था नहीं कि व्यापार नहीं होता था, व्यापार होता था। मगर ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसने क्या यूरोपीय कंपनियों को यहां बुलाया, यूरोप के देश का भारत की तरफ आकर्षित हुए। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया में, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए क्या हुआ, रुचि दिखाया। और एशिया का माल जो था यूरोप में जो होते थे, अभी बताए हैं कि भाई अनेक राजमार्गों से पहुंचते थे, तो जैसे जैसे माल पहुंचते थे वैसे काम होता था। मगर ऐसी कौन सी घटना है, उस घटना पे विचार करते हैं हम लोग। घटना है कि 1453 ईस्वी, वर्ष 1453 ईस्वी में उस्मानिया सुल्तान था ने जब एशिया माइनर पे को जीत लिया, किसको, एशिया माइनर को जीत लिया, और उसने कुस्तुनिया पे अधिकार कर लिया। पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो इस कहानी उसमें आपको और समझाया जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है मेंस में, हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में संक्षिप्त घटना जानिए उसकी। कब, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सुल्तान ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनिया पे अधिकार कर लिया। जब कुस्तुनिया पे उसने अधिकार कर लिया तो उस अधिकार के बाद क्या हुआ कि पूर्व और पश्चिम के भी जितने पुराने व्यापारिक मार्ग थे वो सब पे तुर्कियों का नियंत्रण हो गया। अब तुर्क का नियंत्रण हो जाएगा तो व्यापार जो आसानी से होते थे, अरब व्यापारी व्यापार करते थे और उधर से वेनिस व्यापारी व्यापार करते थे, सब पे नियंत्रण हो गया। उसमें और कौन सी घटना घटी, अब देखिए कहानी। और इस तरह पूर्वी देशों के साथ यूरोप के जो पुराने व्यापारिक संबंध थे उस पर अंकुश लग गया। तब ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हुई, परिस्थिति कौन सी उत्पन्न हुई जो उन लोगों को आकर्षित किया, कहां, एशिया में व्यापार करने के लिए भारत के साथ और दक्षिण पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। तो पश्चिम यूरोपीय देश, जब यूरोप देखेंगे, यूरोप का पश्चिमी भाग देखेंगे, यूरोप का पश्चिमी भाग जब देखेंगे आप, और ये अफ्रीकन कंट्री है और यहां से भारत है, तो यूरोप के पश्चिमी भाग को देखते हैं, यूरोप के पश्चिमी भाग को देखते हैं, यहीं के व्यापारी सबसे पहले बाहर आए थे। तो वहां क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो व्यापार मार्ग की खोज करने चल दिए। और क्यों यहां उत्पन्न हो गया ऐसा कहानी, तो उत्पन्न पश्चिमी देश ने व्यापारी जो भारत और इंडोनेशिया, जो आइसलैंड जो बोलते हैं, आइस नहीं, हाँ, मसालों का द्वीप जो बोलाता है, स्पाइस आइसलैंड जो बोलाता है, जिसको ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है, के लिए एक नए और आधुनिक तरीके से सुरक्षित मार्ग खोजने की प्रक्रिया पे ध्यान दी। घटना चलते हैं कहां, यूरोप में चलते हैं पहले घटना। ऐसा यूरोप पूरा था,
यूरोप पूरा डेवलप था, तो सिर्फ पश्चिमी यूरोप के ही के देश, पश्चिमी यूरोप के ही देश क्यों आए? तो घटना ऐसी हुई कि पश्चिमी यूरोपीय देश में जो सामंतवादी प्रथा थी वो समाप्त हो गई और वहां व्यवसायिक पूंजीवाद की उत्पत्ति हो गई। और व्यवसायिक पूंजीवाद ने क्या किया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अब नए नए जगह तलाशने की कोशिश करने लगे। और उसी समय एक घटना और घटी, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताया जाता है, और हम बताएंगे भी क्लास में, मेंस क्लास में, कि पुनर्जागरण और प्रबोधन का काल था और उस काल में नई भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। तो इस दो घटनाओं के बाद, और एक और था पोस्टेट आंदोलन जो बोलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, उसने भी प्रोत्साहित किया। उसके बाद वहां की सरकारों ने प्रोत्साहित किया नए रास्ते खोजने के लिए नाविकों को, कि नए रास्ते खोजो व्यापार करने के लिए। कहा? एशिया, और एशिया में खासकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, और सिर्फ एशिया में नहीं, अफ्रीकन कंट्री में व्यापार करना भी था। वहां से दास व्यापार करेंगे। और हम भारत की परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भारत की ही कहानी बताएंगे। तो वहां की सरकारों ने भी प्रोत्साहित किया कि आप नए नए रास्तों की खोज कीजिए। ऐसे तो खोज हो सकता। तो उसमें एक और कहानी हुई थी कि जहाज निर्माण की प्रक्रिया बहुत जोर पे थी और साथ में दिशा सूचक यंत्र का भी विकास हो चुका था, ताकि समुद्र रास्ते जब खोज करने लगेंगे तो भटकाव की स्थिति नहीं आएगी। और दूसरा कहानी यह भी था कि इनके खोज करने का एक और कारण था कि जो वेनिस व्यापारी का और अरब व्यापारियों का जो नियंत्रण था व्यापार पे, उस पे अंकुश भी लगा। मगर तुर्क को, तुर्क जो था, तुर्की, उससे शत्रुता मोलना भी नहीं, मैं शत्रुता की भावना नहीं रखना, और एक नए रास्ता की खोज करना और सीधे व्यापार करना शुरू करना। इसी घटना के बाद क्या हुआ कि अपनी अपनी सरकारें जो है, पुर्तगीज, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारों ने प्रोत्साहित किया अपने नाविकों को, और नाविक चले खोज करने। तो स्पेन नाविक था कोलंबस, सबसे पहले वो निकला। 1492 की घटना है। कोलंबस जब निकला रास्ते की खोज करने, तो पहले तो खोज करते करते वो निकला भाई, एशिया की खोज करने निकला था, भारत की खोज करने निकला था, मगर भटकते भटकते वो पहुंच गया कहां? अमेरिका। और उसने अमेरिका की खोज कर डाला। तो पहली खोज कहां हुई? कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज। उसके बाद पुर्तगीज नाविक जो था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। यानी वो प्रमाण पत्र लेके सरकार द्वारा उस नाविक को प्रोत्साहित किया गया, उसने खोज करने के रास्ते की शुरुआत की। और शुरुआत के दौरान में देखेंगे, फिगर दिखाते हैं आपको हम, ये फिगर समझ आएगा ज्यादा। ये देखिए, ये पुर्तगीज है, ये पुर्तगाली है, यही पश्चिमी प्रदेश है। जिसकी घटना बताए हम कि सामंतवादी प्रथा समाप्त हुआ, व्यवसायिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, और व्यवसायिक पूंजीवाद ने निर्यात को प्रोत्साहित किया, तो नए नए जगह खोज करने की जरूरत पड़ गई थी। और उसी समय अभी जस्ट घटना बताए हैं कि भाई पर पुनर्जागरण प्रबोधन विकाल भी था, उसने नई भौगोलिक खोजों को अग्रसाहित किया। तो यह पुर्तगीज जो व्यापार नाविक थे, वो नाविक जो है, देखिए लिस्बन होता है, देखिए लिस्बन इसकी राजधानी है, यहां से प्रमाण पत्र लिया अपने सरकार से और खोज करने के निकला वास्को डी गामा, जो भारत की धरती पे आया, उसके बारे में बता रहे हैं। 1498 में वो यहां से निकला और ये रास्ता बंद हो चुका था। मेडिटेरेनियन सी वाला रास्ता पे पूरा वेनिस यात्री और अरब यात्रियों का कब्जा था। मगर ये कब्जा हटा कब? जब सुएज नहर का विकास होगा तो कब्जे हटेंगे। मगर घटना 1498 यानी 15वीं सदी की घटना है। ये यहां से चलना शुरू हुआ और ये चला इधर से, देखिए ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर से खोजना शुरू किया, ये चलना शुरू हुआ। और ये अफ्रीकन कंट्री का केप ऑफ गुड होप है, यहां देखिए लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप है, ये रास्ता है इसका।
ये रास्ता है चलने का पुर्तगीज का, रिटर्न ऑफ पुर्तगीज। केप ऑफ गुड होप्स होते हुए अफ्रीकन कंट्री का, साउथ अफ्रीकन कंट्री का साउथर्न पॉइंट है ये। इस रास्ते से घूमते फिरते ये कहां पहुंचा? ये आपके भारत में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। भारत में कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। देखिए रास्ता, ये नाविक जो है, यही नाविक जो है दिशा सूचक यंत्र लेके चलना शुरू हुआ था और 1498 ईस्वी में ये पहुंचा कहां पे? भारत के कालीकट बंदरगाह पे। दक्षिण भारत में पड़ता है कालीकट बंदरगाह। चलिए इसके आगे के फिगर में दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, यही है हमारे वास्को डिगम्मा जो आए। और ये जो फिगर दिख रहा है आपका, ये फिगर प्रश्न का फिगर है। भटकल का जो बात की है, भटकल का, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये भटकल की घटना है, भटकल। तो इस पे बाद में आएंगे। पहले हम रास्ते के माध्यम से जब पहुंचे उस पे आते हैं हम लोग। देखिए ये नाविक जो है, देख रहे हैं, नाविक पहुंचा कहां? बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कौन? वास्को डिगम्मा। और फिगर के माध्यम से देखिए, आप खुद एंजॉय कीजिए फिगर देखते हुए। देखिए, और ये देखिए, ये वास्को डिगम्मा पहुंचा कहां? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। तो वहां का शासक था, हिंदू शासक जेमोरिन था। उससे मुलाकात किया उसने और यहां से व्यापार करना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखिए। आप एंजॉय कीजिए, फिगरों के माध्यम से एंजॉय कीजिए। देखिए, ये देखिए बंदरगाह का स्थिति ये है। आप देखिए, ये पहुंचा, ये वास्को डिगम्मा, ये शासक थे जेमोरिन, उनके दरबार में पहुंचा। कहां पहुंचा? हमने जस्ट बताया अभी कि वो केप ऑफ गुड होप के माध्यम से वो पहुंचा भारत के कालीकट। कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पे वो पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। ये देखिए, ये कौन सा तट है भारत का? ये पश्चिमी तट है। और इसी तट पे वो पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पे। वो कौन सा शासक? वास्को डिगम्मा पहुंचा। हिंदू शासक था जेमोरिन, उसके दरबार में पहुंचा उसने। ठीक है। इसके बाद हम घटना बताएंगे और कि वो जब आए यहां पे तो क्या क्या व्यापार किए, पूरा मैटर बताएंगे, पूरी कहानी और सुन लीजिए आगे। प्रश्न की बात बाद में करेंगे, पहले जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? तो ये फिगर समझिए, फिगर से समझिए। और ये फिगर हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, अब जो आपका प्रश्न था क्या कि पुर्तगीज जो था वो किस दुर्ग पे कब्जा किया था, तो उसका आंसर होता क्या? कृष्णदेव राय। हम प्रश्न पे आते हैं, पीछे भी आएंगे, प्रश्न पे आएंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य का ये हम फिगर बनवा दिए थे, इस लगवा दिए थे कि आप देख ले कि दक्षिण भारत में उसमें विजयनगर साम्राज्य के, उत्तर भारत में तो था कौन? मुगल काल था जब वो समय आया था। तो इस समय दक्षिण भारत में जो भटकल दुर्ग पे कब्जा किया तो कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। भटकल दुर्ग पे कृष्णदेव राय शासन कर रहा था। चलिए अभी आगे आते हैं और मैटर पे आते हैं हम लोग। विजयनगर देखिए, अच्छा ये आ गया। देखिए अब कहां जब पुर्तगीज आए इंडिया में तो कहां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। सबसे पहले 1498 ईस्वी में है वो वास्को डिगम्मा आया और यहां से मसाले ले गया व्यापार करने के लिए। यहां से जो मसाला ले गया और जब वहां पुर्तगाल में बेचा तो 60 गुने दाम में बेचा था, कॉस्ट कटिंग करने के बाद। तो उन लोगों को लगा यार गजब हो गया, इतना मुनाफा दे जाएगा भारत। और इंडोनेशिया जो स्पाइस आइलैंड की बात मैंने किया है अभी, मसाले द्वीप की बात किया कि अरे यार गजब। और धीरे धीरे वो कंपनियां वहां से आने शुरू हो गई। दोबारा पहले पुर्तगीज ही व्यापार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अदर कंपनी आएंगी जिसमें डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रांसीसी सब आएंगे। तो अब हम पुर्तगीज की बात करें, पुर्तगीज पे ही चलते हैं हम लोग। हाँ, तो कालीकट के बंदरगाह पे आए तो उन्होंने कहां फैक्ट्रियां स्थापित की। ये लोकेशन देख लीजिए, मैप की लोकेशन से देखिए, मैटर तो बताएंगे पूरा। कहां ये भाई आया कोचिन में पहला फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री का अर्थ क्या होता था? फैक्ट्री का अर्थ क्या होता था मैं जान लीजिए। फैक्ट्री का अर्थ ये होता था कि व्यापारिक कोठिया,
और जो वहां की प्रशासन की व्यवस्था थी उसके दफ्तर और रहने की जो व्यवस्था थी उस पूरी जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। भाई कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आते कि फैक्ट्री सर होता क्या है? तो व्यापारिक कोठियां होती थी जहां माल जमा हो जाता था और वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता था। और जो शासक थे, प्रशासक थे उस समय के, उसके रहने की व्यवस्था की जाती थी रहने के लिए, वो सब फैक्ट्री के अंदर आते थे। आज के डेट के फैक्ट्री नहीं। फैक्ट्री मतलब आज के क्या होता है कहानी? फैक्ट्री आज के डेट में होता है कि एक बड़े परिसर में कुछ कंपनियां स्थापित कर दी गई, छोटी छोटी, जैसे टायर बनाने की कंपनियां, नॉट बोल्ट बनाने की कंपनियां, कुछ भी कंपनियां, तो फैक्ट्री होती थी। तो वही फैक्ट्रियां वो क्या किए कि फैक्ट्रियां स्थापित किए, अपने व्यापारिक कोठी स्थापित किए। तो ये फिगर के माने समझिए कि कब कब कहां कहां उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की थी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया। उसके बाद लगातार आगमन होना शुरू हुआ पुर्तगीज नाविकों का, व्यापारियों का, व्यापार करने के लिए भारत के साथ। सब बताएंगे कि क्या क्या व्यापार किए, कितना मुनाफा हुआ, क्या हुआ। तो कोचीन में 1502 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया। कब? कोचीन में 1502 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया। कोचीन कालीकट पे 1510 में, कालीकट बंदरगाह पे तो आए व्यापार के चले गए। फैक्ट्री कब स्थापित किए? तो 1510। 1502 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। और कुन्नूर में इन्होंने 1502 में स्थापित किया था ये, और मंगलोर में 1568 ईस्वी में। और जो भी फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित किया वो तटीय क्षेत्रों पर स्थापित किया, क्योंकि इनको व्यापार करना था इधर से, किधर से? पश्चिम क्षेत्र से आना था इनको, अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर होते आना था। प्लस दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार करना होगा तो भारत के पूर्वी तरफ जो जाएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, तो वहां पे फैक्ट्री स्थापित करेंगे। जैसे इंडोनेशिया से व्यापार करना था इनको, ठीक है। तो गोवा में 1509 ईस्वी में स्थापित किया इन्होंने फैक्ट्री। उसके बाद बॉम्बे 1534। इधर देखेंगे, यह है पुलिकट, 1518 ईस्वी में स्थापित किया। मैं डेट इसलिए बता रहा हूं कि देखिएगा प्रीलिम्स में, पीवाई प्रीलिम्स में देखिएगा कभी कभी डेट पूछ देता है कि किस डेट को स्थापित किया गया था। एक बार प्रश्न यह पूछा गया कि 17वीं शताब्दी के उत्तरांश में या मध्यांश में कहां कहां कंपनियां स्थापित की गई थी पुर्तगीज कंपनियों की। इसीलिए डेट वाइज बताया जा रहा है ताकि आपको डेट याद रहेगा और फैक्ट्रियां कहां कहां स्थापित की गई थी याद रहेगा, तो वहां आसानी से क्या टिक मार देंगे सही से। तो इसीलिए पुर्तगीज फैक्ट्रियां जो है उसकी मैं स्थापना वर्ष और कहां कहां स्थापित किया गया है। और कभी कभी यह पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी उनकी, और पूर्वी घाट पे कौन कौन सी फैक्ट्रियां थी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पे ये देखिए गोवा, ऊपर से चलिए दमन दीव, दमन और दीव, ठीक है। दादरा नगर हवेली, बसीन जो बोलते हैं, बेसिन की संधि पढ़ाएंगे हम, बसीन, बॉम्बे, ठीक है। नीचे जब आएंगे ये, तो ये मंगलूर में भी, उसका कुन्नूर में भी, कालीकट में भी, कोचीन में भी, इधर का नागापट्टनम में भी, नागापट्टनम बोलते हैं, नागापट्टनम पूछा गया प्रश्न है, तूतुकोर्नी में भी फैक्ट्री ऐसा पूर्वी घाट पे ये। उसके बाद पुलिकट में उन्होंने स्थापित की 1518 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम जो है ये जो है 1598 में स्थापित की गई थी। तो इन्होंने जो फैक्ट्रियां स्थापित की वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर स्थापित की थी, पुर्तगीज कंपनी, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और पूरी पुर्तगीज की मैं घटना बताऊंगा कि जो व्यापारी आए, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ किए, उन्हें गवर्नर भी आए, उसके माध्यम से क्या क्या किया, क्या क्या व्यापार किया, समय बताता हूं एक एक करके। ध्यान से लास्ट तक वीडियो सुनिएगा, पूरी कहानी के रूप में याद हो जाएगा और एक प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देते हैं, वीडियो चालू करते हैं। देखिए ये देखिए, ये भी घटना है कि ये पूरी कहां कहां कंपनियां स्थापित की थी। ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट का घटना है, देख रहे हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट का, अभी जस्ट बताया इसके बारे में।
ये फिगर से मैं बता दिया कि 11वीं 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में कहां कहां उन्होंने स्थापित किया था। तो अभी जस्ट सबकी चर्चा मैं किया हूं डेट वाइज। फिगर में 2-3 इसलिए लगवाए हूं ताकि ध्यान दे दें आप लोग, क्योंकि मैप के थ्रू पढ़ेंगे, कोई भी चीज मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी आपकी बात कि कहां व्यापार किया, किधर से आए, कौन कौन सा व्यापार किया, कहां कहां व्यापारिक फैक्ट्रियां थी उनकी, तो याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, ये देखिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं और मैटर जान लेते हैं, मैटर के बारे में कि क्या क्या है कहानी। जो कहानी बताए हैं ये भी बताएंगे कि पुर्तगाल कंपनी का डिक्लाइन क्यों हुआ, ये लास्ट में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, पहले सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, सबसे पहले जानकारी लेंगे कि भाई अब थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें जानकारी ले लेते हैं, प्लस कहानी के रूप में फैक्चुअल चीजें। जैसे पुर्तगालियों का आगमन जो हुआ वो कौन आया, आपको बताया जस्ट अभी कि सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली नाविक उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए, जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, ये अफ्रीकन कंट्री का साउथर्न पॉइंट होता है। अभी फिगर भी दिखाया आपको। एक गुजराती व्यापारी किसके, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत की कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा और वहां का शासक था हिंदू शासक जेमोरिन। कौन था वहां का हिंदू शासक था, जेमोरिन था, और उसने उसका स्वागत किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑल 1498 ए पुर्तगीज सेलर named Vasco da Gama while circulating the Cape of Good Hope reached the port of Calicut in India with the help of Gujarat merchant, Gujarati Navik, in the help of the Gujarati merchant Abdul Majid, where the Hindu ruler of the Calicut Jemorin welcomed him। इसलिए मैटर बाइलिंगुअल रखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को अच्छी तरह से ये जानकारी हो जाए। और वीडियो को पॉज कर करके फैक्चुअल चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो फैक्ट है इसमें देखिए क्या है फैक्ट, ये देखिए। और वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। क्या किया, व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया और अरबी व्यापारियों का विरोध किया। जिस अरबी व्यापारी का इन लोगों को मकसद था विरोध करना और वेनिस के व्यापारियों का विरोध करना, वो विरोध करना शुरू कर दिया इन्होंने। प्लस विरोध का कारण क्या था, आर्थिक हित का टकराहट, क्योंकि व्यापार उनको भी करना था, व्यापार इनको भी करना था, तो आर्थिक हित का टकराहट हो गया उनके बीच में। और द वास्को डी गामा जो था, जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वो पूरी यात्रा की कीमत 60 गुने दामों पर बिका। अभी बताया ना कि जो यहां मसाला लेके यहां से गया था, जब अब वहां कॉस्ट कटिंग करके देखा तो 60 गुने दाम, ये कोई मसाला 1 रुपए में खरीदा होगा तो वहां 60 रुपए में बिका। इतना मुनाफा कमाया और उन लोगों के बीच में कहा यार ऐसा भी देश है जहां इतना मुनाफा देके जाएगा। और परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित कर दिया और धीरे धीरे व्यापारी यहां आने लगे। और ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु स्टोर द इंडिया कंपनी नामक कंपनी की स्थापना की गई। पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या था, तो एस्टाडो द इंडिया लिखा हुआ। तो पुर्तगाली ट्रेडर टू कम टू इंडिया इज not way that company name Store the India was established for trade with the east, यानी पूरब की तरफ व्यापार। और पूरब की तरफ व्यापार कहां पे, यानी भारत की व्यापार और किधर करना व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया को फोकस करना था इन लोगों को। उसके बाद वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 ईस्वी में ही पूर्वी सामुद्रिक व्यापार की आज्ञा पत्र दे दी गई थी। पोप अलेक्जेंडर के द्वारा आज्ञा पत्र दे दिया गया था 1453 में ही। इसे लिखा हुआ है, इन फैक्ट पोप अलेक्जेंडर 6 had
गिव परमिशन फॉर ईस्टर्न मेरीटाइम ट्रेड इन 1453 एंड 1433 इटसेल्फ। और नीचे देखिए मैटर थोड़ा नीचे आ गया है, 1500 ईस्वी में 1498 तो आ गए कौन, वास्को डी गामा। दूसरा जो व्यापारी आया, पूछा गया प्रश्न है तो दूसरा व्यापारी कब आया था, और इनका मकसद था मसालों का व्यापार करना। ऐसा नहीं सिर्फ मसालों का व्यापार ही करेंगे, घोड़ों का व्यापार भी करेंगे, हर चीज का व्यापार करेंगे, बताएंगे। और इन्होंने क्या, इनकी देन क्या रही, ये सब बताएंगे। 1500 ईस्वी में पेट्रा एलरोज, क्या नाम है, पेट्रा एलरोज कैब्राल नाम उनका था, कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी भेड़ा भारत आए थे। दूसरी बार व्यापारी कब आए, तो 1500 ईस्वी में आए थे। कब आए, 1500 ईस्वी में दूसरी व्यापारी भेड़ा आई भारत में, कैब्राल के नेतृत्व में। पूछा गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं हम लोग। ये पॉज करके वीडियो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा फैक्टों को, क्या कि फैक्चुअल चीजें ही पूछ जाती है और कहानी बताएंगे इसके बाद। देखिए फिर वास्को डी गामा दोबारा कब आया भारत में, वास्को डी गामा दोबारा कब आया भारत में, तो वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया था। वास्को डी गामा केम्स इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम इन 1502, और जब आया दोबारा तो भारत में नियंत्रण आगमन आरंभ हो गया। पहले 1498 में पुर्तगाली वो वास्को डी गामा आया, फिर कैब्राल आया, फिर वास्को डी गामा आया। व्यापार करने आया, व्यापार ही मकसद था, आर्थिक मकसद था यहाँ पे। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई। तो यदि प्रश्न पूछेगा कि पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो कालीकट में स्थापित हुई। यानी आफ्टर दिस पुर्तगीज स्टार्टेड कमिंग to India continuously, the first Portuguese factory was established in Calicut, which was later closed by Jamorin, यानी जिस जेमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया, क्योंकि अभी इनका मकसद मैक्सिमम स्तर पे व्यापार करना था। चलिए फिर 1503 ईस्वी में ये मसालों के व्यापार के लिए आए थे, तो काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। फिर कहेंगे सर पहली फैक्ट्री यहां, जो पहली फैक्ट्री बनी वो बंद हो गई थी, कौन, जेमोरिन द्वारा बंद कर दिया गया था। और जब उनकी पहली फैक्ट्री जो व्यापारिक कोठी बनी वो 1500 कोचीन के पास 1502 ईस्वी में बनी थी। उसके बाद कुन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई, यानी कोई कंपनी फैक्ट्री स्थापित हुई और बंद करवा दिया गया, तो उसको काउंट नहीं किया गया। उनकी पहली फैक्ट्री यदि पूछे आपसे तो कोचीन मारना है, दूसरी फैक्ट्री पूछे तो कुन्नूर मारना है। यानी इन 1503 विद द एम ऑफ द गेनिंग मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑफ पेपर, यानी पेपर जो बोलते हैं, काली मिर्च को बोलते हैं, इंग्लिश बच्चे हो उनके लिए भी है, और स्पाइस। द पुर्तगीज बुल्ड द फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस नियर कोचीन। इसीलिए मैं फिगर के माध्यम से बताया हूं, मैप पे बताया हूं, देखिए ये पश्चिमी तट पे कौन कौन फैक्ट्रियां और पूर्वी तट पे कौन कौन फैक्ट्रियां। वीडियो को पीछे जाके आप क्या करेंगे, पॉज करके देख लेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब पुर्तगाली आए यहां पे, तो ऑर्गेनाइज थे नहीं, फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू की, और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने वायसराय की नियुक्ति की कि कोई भी आएगा व्यापार करेगा तो सिर्फ व्यापार करके जाएगा, मुनाफा कमा के चला जाएगा। इससे भाई पुर्तगालियों को क्या फायदा, पुर्तगालियों को, वहां की कंपनी को, वहां की राज्य सरकार को क्या फायदा। तो उन्होंने वायसराय की नियुक्ति करना शुरू किया। ठीक है, तो अब हम लोग पुर्तगाली वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन वायसराय किस क्रम में है, पूछा जाता है।
देखिए पुर्तगाली वायसराय के बारे में, पुर्तगाली पैक्लो के बारे में देखिए, कौन था पहला? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1502 में दोबारा वास्को डी गामा गया और धीरे कंपनी स्थापित हुई, वायसराय स्थापना करना शुरू किया। तो 1505 से 1509 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया था, कौन? अल्मीडा। याद, उसने भारत पे क्या क्या किया? देखिए, उसने भारत पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति, यहां देखिए, ही कंडक्ट ए स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पॉलिसी, सामुद्रिक नीति स्थापित की और संचालन किया, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति कहा जाता है। पता है इनकी कहानी क्या है? कि ये नीति बनाया कि समुद्र पे मेरा अधिकार है, इसमें अदर कंपनियां व्यापार करेंगी तो टैक्स दे के जाएंगी, और जो टैक्स नहीं देते थे उनको लूटपाट कर लेते थे, यानी सामुद्रिक लूटपाट के रूप में भी इनको जाने जाते थे पुर्तगाली कंपनियों को, पुर्तगाली नाविकों को, कंपनी नहीं, पुर्तगाली नाविकों को। इनकी जैसे आजकल देखते हैं ना अफ्रीकन कंट्री में कि समुद्री लुटेरे जो होते हैं लूटपाट कर लेते हैं जहाजों का, तो उसी तरह ये करते थे कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार करना है और अटलांटिक महासागर से गुजरना है आपको, यूरोप के सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लेकर रहे हैं आपको, अफ्रीकन कंट्री के साउथर्न पॉइंट से व्यापार करना है आपको, तो आपको टैक्स दे के जाना पड़ेगा, और नो नहीं जाएगा वो क्या करेगा? वो लूटपाट कर लेता था उसमें। तो समुद्री लुटेरे के रूप में भी जाने जाते थे, और इनके लिए डिक्लाइन का एक कॉज रहा है। और बताएंगे कॉज, एक एक करके बताते हैं कॉज। तो शांत जल नीति यदि पूछे आपसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की थी, तो है अल्मीडा द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, और ईयर याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वायसराय आ गए हमारे, और देखिए उन्होंने क्या क्या काम किया। 1505 से 9 तक रहे थे, 505 से 509 तक रहे थे। तो 1508 ईस्वी में उन्होंने चौल का युद्ध, ये फैक्चुअल चीज हो गई, ये पीछे से पूछे जाएंगे, आईएएस का नहीं है, मगर मैटर था तो बता देते हैं आपको, क्योंकि वहां शासक का नाम बताना था। अब पूछा है एक बार, 1508 ईस्वी में उन्होंने चौल के युद्ध में गुजरात के शासक को संभवतः पराजित किया था, और 1509 ईस्वी में उसने मोहम्मद बेगरा जो गुजरात का शासक था, मिस्र और तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को भी पराजित किया था। बताया था ना अभी, ब्लू वाटर पॉलिसी का कंसेप्ट इन लोगों का यही था कि समुद्र में मेरा अधिकार, इसके अलावा कोई जाएगा तो भाई लूटपाट होगा, नहीं तो टैक्स देके जाओ भाई तुम। तो 1508 ही वाज द प्रोबब्ली डिफेक्टेड बाय द रूलर ऑफ द गुजरात इन द बैटल ऑफ चौला। ये चौला नहीं पूछा जाता है, ये पीसीएस का फैक्ट हो जाता है। हम लोग को आईएएस का भाई कर रहे हैं तो आईएएस टाइप, मगर था हम कहीं जानकारी देते हैं, पूछ दे तो क्या कीजिएगा। और गुजरात इस साल जो है बहुत फेमस रहा, 2024 के वर्ष में गुजरात बहुत फेमस रहा है। तो गुजरात से जो जो है चीजें वो याद रखना है। एक करेंट का अलग से हम बनाएंगे क्लास, जो एक साल में जितने साइट फेमस हुए हैं वो अलग से बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या आया, देख रहे हैं। फिर आया कौन? अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क, अल्फोंसा डी अल्बुकर्क, 1509 से लेके 1515 तक इन्होंने क्या क्या काम किया, और आपके प्रश्न का जवाब यहीं मिल जाएगा। दूसरा वायसराय बन के आया, उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कहा कि और भी भाई समुद्र के मारे में नौसेना में इनसे ज्यादा मजबूत थे, जैसे ब्रिटिश थे, डच थे, मजबूत थे ये, और वो भी धीरे धीरे कंपनियां स्थापित आने शुरू कर दिए थे। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। पूछा गया प्रश्न, कहां के शासक से गोवा छीना था? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना था, और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ गई।
और ये साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी देखे थे हम तट पे, पहले कालीकट, फिर कोचीन, अब यहां बचा गोवा, तो उसने गोवा को भी छीन लिया। तो धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक ना। तो अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और उसने ही विजयनगर शासक, जो प्रश्न पूछा था कि भटकल के दुर्ग को, यानी कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल दुर्ग में बनाने की इजाजत दी थी। प्रश्न था कि मध्यकालीन भारत में पुर्तगालियों को कहां के शासक ने दुर्ग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए आज्ञा दी थी? तो वह विजयनगर शासक कृष्णदेव राय। और पूरी विजयनगर कहानी में मध्यकालीन भारत जब पढ़ा रहूंगा तो पूरी विजयनगर की कहानी बताऊंगा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य शासक, पूरी कहानी बताई जाएगी इनके बारे में। और अल्बुकर्क ने ही पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये कहानी बताना छूट गया था आपसे। पुर्तगीज कंपनी जो आए थे उनका उद्देश्य क्या था? आप लोग को लग रहा होगा कि व्यापार करना उद्देश्य था। सिर्फ व्यापार करना उद्देश्य नहीं था, ईसाई मिशनरियों को भी बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था। और बाद में जो अल्बुकर्क था उसने कहा कि साम्राज्य विस्तार कैसे होगा, कैसे यहां के साम्राज्य में घुल मिल सकते हैं हम लोग, यहां की जनता में कैसे घुल मिल सकते हैं। तो कहा कि भारतीय स्त्रियों से शादी कर दो, और भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ईसाई मिशनरियों का भी प्रसार करना पुर्तगीज कंपनी का उद्देश्य था। याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछे तो नहीं मारना है। उद्देश्य तो था ही व्यापार करना, दूसरा उद्देश्य उसका प्रसार भी करना था ईसाई मिशनरियों का। यानी विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय allowed the Portuguese to build fort in the भटकल दुर्ग, और भटकल का फिगर भी दिखाए थे। और अल्बुकर्क encouraged the Portuguese to marry Indian women, ताकि भारतीय जनमानस में हम लोग घुल मिल सकते, तभी तो विस्तार होगा साम्राज्य का। क्या कि अब उनका मकसद व्यापार करना ही नहीं और साम्राज्य विस्तार करना भी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं हम लोग। इसीलिए फैक्टों को हमने क्या किया कि इसमें पॉइंट लगा दिया कि हर चीज को कहानी के रूप में लिख नहीं सकते हम लोग। उसके बाद आया नीना डू कुन्हा। कौन? नीनो डू कुन्हा, 1529 से 38 तक। ये अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय। और उसने क्या क्या किया देखिए। पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई एक राजधानी के रूप में, जैसे होता है ना हर राज्य की राजधानी होती है, तो पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी कोचीन में, उसी को क्या बनाया गया था? पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई थी। मगर 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह उसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, और वहीं पे उसने सेंट टोमे और हुगली में भी पुर्तगाली बस्तियां बसाई। और हुगली पड़ता है पश्चिम बंगाल में। सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। नीना डू कुन्हा ने गुजरात के शासक, यह भी प्रश्न था 23 में, शायद प्रश्न था, प्रश्न मिलेगा। 23 में प्रश्न था में कि गुजरात के किस शासक ने मुलाकात के दौरान हत्या कर दी गई थी। नीना डू कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन, बताया चले गुजरात पे, यहां बसीन पे 1534 ईस्वी में उसने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो 1534 ईस्वी में, और दीव, दमन दीव वाला दीव 1535 पे आधिपत्य स्थापित कर लिया। और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पे एक अधिकार कर लिया। अब पूरे हिंद महासागर में जो भी व्यापार होगा उस पर एक अधिकार हो गया। और कोई भी कंपनी व्यापार करेगी तो उसके लिए उसने एक नियम निकाला जिसको बोलते हैं कार्टेज पद्धति। क्या? कार्टेज सिस्टम्स विच द टाइप ऑफ लाइसेंस
क्या है कार्टेज सिस्टम, पूछा गया प्रश्न है कि कार्टेज पट्टी क्या है। तो कहा एक प्रकार से लाइसेंस है। क्या लाइसेंस है कि जो एक प्रकार का लाइसेंस था, यदि कोई देश व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता है तो उसे कार्टेज देना आवश्यक था। यानी कार्टेज में तो टैक्स, पैसा, जिसके लिए उसे निर्धारित शुल्क देना होता था। और उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्र व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। यानी कार्टेज सिस्टम ए टाइप ऑफ लाइसेंस एनी कंट्री एंड पर्सन वांटेड टू सेंड देयर शिप्स टू एनी एशियन कंट्री, देन इट वाज द नेसेसरी टू टेक कार्टेज फॉर विच ए फिक्स फी हैड टू बी पेड। आपको एक शुल्क देना पड़ेगा, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। और नहीं देंगे, व्यापार करना चाहते हैं तो लूटपाट करेगा। ये समुद्री लुटेरे के रूप में भी जाना जाता है। यदि कहीं प्रश्न आ जाए कभी भी कि समुद्री लूटपाट की जो अवधारणा थी या समुद्री लूटपाट कौन करता था कंपनी, तो वो पुर्तगीज कंपनी करता था। इट नॉट वेयर द अकबर वाज एक्सेप्टेड बाय द कार्टेज सिस्टम्स। ये सब टेक्निकल चीज याद रखना है आप लोगों को। टेक्निकली चीजें जो है याद रखना है फैक्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पे पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, कहा फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित कर ली थी। कहा द पुर्तगीज एस्टेब्लिश्ड देयर पोस्ट द पर्शियन गल्फ, हॉर्मुज एंड द इंडियन ओशियंस। पुर्तगीज आर ऑल्सो क्रेडिट विद द इंडियन ट्रेड विद जापान। यानी भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। एक नया फैक्ट मिला कि जापान के साथ भाई को जो हम लोग व्यापार स्थापित किए, किसका देन था, तो पुर्तगालियों का देन था। उसके अलावा पुर्तगालियों का और क्या देन था, भारत को क्या मिला इससे। पुर्तगाली व्यापारी तो आए, फैक्ट्रियां स्थापित किए, पश्चिमी तट पूर्वी तट पे मसाले का व्यापार किए, काली मिर्च का व्यापार किए, धीरे धीरे सभी चीज का व्यापार करना शुरू किया उन्होंने। घोड़े का भी व्यापार किए, कालीन का व्यापार किया, सबका व्यापार किया। तो देन क्या रहा, वो भारत को क्या दे के गए, भारत से तो लिए ही लिए, अब दे के क्या गए, देखिए क्या दे गए। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या आया, एक सबसे तंबाकू, बताइए टोबैको आ गया। यानी पुर्तगीज स्टार्टेड द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको। पूछा क्या प्रश्न, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, यानी तब भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की, तो वो पुर्तगाली द्वारा शुरू की गई थी। क्या देखे गए, हमसे ले गए काली मिर्च, मुनाफा व्यापार किए, पैसा लिए हमसे, मेरे देश पे शासन किए कुछ दिनों तक, और देखे क्या गए, तंबाकू देके चले गए, जो कैंसर का जनक है। और मगर ये देखिए आलू का भी खेती दिए, पोटैटो का भी खेती दिए, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण की एक अच्छी शुरुआत करके जहाज निर्माण, यानी प्रिंटिंग प्रेस, यहां लिखे पोटैटो टोमेटो शिपिंग बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग जो बोलते हैं हम, एंड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी करके गए, कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए गए। और साथ में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग को गोथिक शैली पढ़ाएंगे। तो स्थापत्य कला क्षेत्र में गोथिक कला का भी विकास हुआ, यानी विद द अराइवल गोथिक आर्ट डेवलप इन द आर्किटेक्चर। गोथिक कला का विकास जो है इन्हीं का देन है, पुर्तगालियों का देन है। यदि पूछ दे ऑप्शन देके प्रीलिम्स में ही कि किस किस चीज का विकास हुआ, तो गोथिक कला का विकास हुआ, आलू टमाटर खेती का विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास करेगा। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में क्या क्या आता है, क्यों भाई डिक्लाइन क्यों कर गए, डिक्लाइन क्यों कर गए, ये जानना जरूरी है आपको। डिक्लाइनेशन क्यों हुआ इनका, तो देखिए क्या क्या कारण रही इनके डिक्लाइनेशन की। और इनका जो पुर्तगालियों का कंपनी का एकाधिकार कब टूटा, पुर्तगीज कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो कब टूटा, तो 17वीं शताब्दी में आके इनका व्यापारिक एकाधिकार टूट गया।
कब? 17वीं सदी में। क्या हुआ कि क्यों टूटा? भाई इतनी अच्छी कंपनी थी, व्यापार कर रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी, और वाटर पॉलिसी भी लाई थी उसने, हिंद महासागर पे एकाधिकार हुआ था, इंडोनेशिया से व्यापार भी करता था, तो क्यों टूटा? उसी समय देखेंगे कि 17वीं सदी में ही डच कंपनी भी 1602 ईस्वी में कंपनी स्थापित करके भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया, और ब्रिटिश कंपनी भी 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित करके भारत में तरफ आने लगे व्यापार करने के लिए। तो भाई अब कंपनियां तो और आई, जब प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कोई भी मार्केट में चीज आती है तो उसके इक्विवेलेंट बहुत से ब्रांड आ जाते हैं, तो प्रतिस्पर्धा जरूर होता है। तो पुरानी कंपनी अपनी साख कैसे बचा के रखता है? तो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चेंज करता है। मैं इन्होंने चेंज किया नहीं, क्यों? ऐसा क्या हो गया कि भाई ये इनका एक अधिकार टूट गया और यहां भारत से इनको जाना पड़ गया व्यापार के लिए। तो उसी समय बताएं कि डच और ब्रिटिश कंपनी आ गई थी, आगमन हो गया था, और ब्रिटिश कंपनी, इसके स्वरूप में अंतर था। स्वरूप में अंतर क्या था कि पुर्तगाली जो कंपनी थी उस पर एक अधिकार था राज्य का, राज्य का अधिकार, यानी राज्य अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती थी कि कैसे काम करेगी। मगर डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, वो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, ये संयुक्त उद्यम कंपनी थी, कंपनी बनाई गई थी ज्वाइंट वेंचर, जैसे आज की डेट में देता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी कंपनियां, उस टाइप की कंपनी थी। बहुत से व्यापारिक मिलकर अपना ज्वाइंट वेंचर बनाए थे और सिर्फ आज्ञा पत्र के व्यापार करते थे। तो वहां मैनिपुलेट कौन करता था? राज्य, वहां की सरकारें। और यहां मैनिपुलेट कौन करता था? जो उसमें गवर्निंग बॉडी में जो होंगे ज्वाइंट वेंचर कंपनी में, वो मैनिपुलेट करते थे और मुनाफा कमाते थे और मुनाफे के बदले में कंपनियां बढ़ाते थे। पहली घटना यह हुई, इसीलिए इनका डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। दूसरी घटना यह हुई कि समुद्रिक स्तर पर देखेंगे, नौसेना के स्तर पर डच जो था, जो नीदरलैंड जिसको बोलते हैं डच और ब्रिटिश, नौसेना में इनसे ज्यादा मजबूत था। क्या था? नौसेना में इनसे ज्यादा मजबूत था। तो एक दूसरी घटना भी हो गई, नौसेना इनकी मजबूत थी नहीं। तीसरी घटना क्या हुई कि हाँ, समुद्री लूटपाट वाली घटना, जिससे भाई बहुत से भाई राष्ट्र, वहां के शासक थे, क्षुब्ध हो रहे थे, और बहुत सी कंपनियां जो थी वो क्षुब्ध हो रही थी, तो चाहती थी कि भाई यहां से हट जाए। तो धीरे धीरे करके ये पुर्तगाली कंपनी जो है अपना भारत से क्या हुआ, इनका डिक्लाइनेशन हो गया। और देखिएगा कि ओरमुज जो क्षेत्र था, ओरमुज का क्षेत्र वो ब्रिटिश को दे दिया, जो ओरमुज पे हरमुज जो बोलते हैं ओरमुज, वो ब्रिटिश को दे दिया लास्ट में जाके, और ब्रिटिश से हारना पड़ गया उसको। मलाक्का का क्षेत्र जो डचों को दे दिया, क्योंकि डच जो भारत में कम व्यापार करने आए थे वो बाद में जाके देखेंगे इंडोनेशिया के साथ ही, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ही मैक्सिमम व्यापार किए, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी उनको भी यहाँ परास्त की और वो धीरे धीरे वो शिफ्ट कर गए अपना व्यापार करने के लिए। कहा? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ। तो मलाक्का के क्षेत्र डचों के साथ गंवाना पड़ गया उनको। और भारत में जो गोवा का क्षेत्र था और दमन दीव, वो लास्ट तक बना। ये तीन क्षेत्र थे जिसपे इसका कब्जा रहा, और ये स्वतंत्र भारत के बाद 1961 ईस्वी में ये बलपूर्वक इनको बाहर किया गया था। ये सिर्फ गोवा, कौन कौन? ये गोवा वाला क्षेत्र, दमन दीव क्षेत्र, ये दो क्षेत्र जो थे इनके पास रह गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में बलपूर्वक इनको बाहर किया गया। और सोचिए कि पूरी तटीय राज्यों में और भारत के अंदर में जब विजयनगर साम्राज्य में भटकल दुर्ग बनाया, इसने फिर शाहजहां से भी इसने लिया था। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी, इनको शिफ्ट होना पड़ा बस कुछ कमियों के चलते। तो वही कमी यहां बता रहा है। तो अभी कुछ कहानी बताया कि पतन और पतन क्या कारण थे। एक तो धार्मिक असहिष्णुता की कमी, यानी पुर्तगाली एम्पायर इंडिया वेयर द रिलीजियस इंटॉलरेंस, और भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट सबसे बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पे, यानी लूटिंग ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, और भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति, ये भी एक कारण रहा डिक्लाइनेशन का। जो स्त्रियों के साथ विवाह करने का जो प्रोत्साहित दिए, ये भी कारण रहा, ये पॉलिसी रहा। मेटेरियल पॉलिसी विद द इंडियन वोमेन्स इटीसी। और जो घटना बताया है कि एक अधिकार की कंपनी थी। अच्छा, इसमें क्या था, एक अधिकार में घटना क्या, घाटा क्या होता था कि राज्य के एक अधिकार में
कि बिचौलियों के माध्यम से व्यापार करते थे लोग। व्यापार होता है, मध्यस्थता और बिचौलिए भी करते हैं व्यापार, और बिचौलियों और मध्यस्थ जो व्यापार करते थे, जो पैसा उठाते थे, उसका मैक्सिमम पैसा वो बिचौलियों व्यापारियों में, बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता था, तो सरकार को कुछ जाता ही नहीं था, तो भी घाटे का सौदा हुआ सरकार के लिए। भाई जैसे बाकी जैसे 100 रुपए का सामान हुआ, तो आजकल भी बिचौलिए होते हैं, जिससे क्या करते हैं बिचौलिया, प्याज, भारत सरकार चाहती है कि प्याज बेचना, चाहे किसान चाहते प्याज बेचना, तो बिचौलिए प्याज को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उनसे 5 रुपए में और डम कर लेते हैं, और जब उसका रेट बढ़ता है, जब डम कर लेंगे तो रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो बेच लेंगे, तो किसान को तो फायदा हुआ नहीं ना, और सरकार को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो वही घटना यहां हो गई। व्यापार तो ये लोग शुरू किया, मध्यस्थ और बिचौलियों के बीच में मुनाफा अधिक से अधिक हो गया, जिससे राज्य सरकार को ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाया था। ठीक है, और दूसरा घटना हुआ, उसमें जो शासक थे कुछ, एक तो मुगल थे ही, मुगल बार बार इनको भाई दंडित करते थे, तो मराठों और मुगलों द्वारा भी विरोध किया जाना इनकी घटना रही है। और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था। देखिए, हुगली से भी भगा दिया शाहजहां की उदंडता के कारण के। भाई मुगल साम्राज्य जो था सबसे, आप जानते हैं मुगल साम्राज्य घटना कि सबसे क्या मजबूत शासक था, उसके शासक का जो जहाज था उसको लूटपाट कर लेता था, कहा था कि तुम ही दो टैक्स भाई, तो क्या करेगा, भगाएगा। तो शाहजहां ने 1632 में इनको भगाया था हुगली से भी। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब देखिए, अब ये लास्ट घटना है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। ये भी घटना रही एक, और जिससे भारत में बंबई का जो क्षेत्र था जिस पे कब्जा किए थे, फैक्ट्रियां स्थापित की थी, वो ब्रिटिशों को दहेज में प्राप्त हो गया। ये भी पूछा गया प्रश्न है। और बाद में मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पे ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय द्वारा, और तत्काल स्पेन में ही पुर्तगाल को शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का नियंत्रण, कंपनियों से नियंत्रण बढ़ गया, और जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम तरफ उन्मुख हो गई। अब पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम तरफ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। ये भी घटना याद रखना है, शादी वाली घटना। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए फिगर याद, देखिए ये फिगर है कि कौन कौन कंपनियां क्या है, और ये कंपनी का बसीन की सीन है ये पूरा, और ये शादी वाला सीन है। ठीक है, राजकुमारी जो कैथरीन की बात की है, चार्ल्स द्वितीय की बात की है, शादी के बाद मुंबई दे दिया गया, शादी के बाद मुंबई दे दिया गया, और इसके बाद इनकी समाप्ति धीरे धीरे होने लगी, और इसी के साथ ही पूरी पुर्तगाली कंपनियों की, ब्रिटिश कंपनी की घटना जो है ये समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी या डच कंपनी। देखते हैं पिटारे में उसमें क्या खुले।